पिछले 4-5 सालों का एक पैटर्न बन गया है। पड़ोसी देश में एक किसी नए वायरस के केस आते हैं, उसके बाद हमारे टीवी चैनलों पे प्रलय आ जाती है। दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा, कितना खतरनाक है ये वायरस। सारे एंकर्स स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, स्पेशलिस्टों से ज़्यादा ज्ञान बांटने लग जाते हैं। तो अभी भी वैसा ही माहौल चल रहा है, स्टॉक मार्केट गिरने लग जाता है। तो अभी भी वैसा ही एक माहौल चल रहा है। एक नया आइटम आया है मार्केट में, क्या कहते हैं उसको, HMPV। तो अब बेचारे हमारे स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि गुरुजी को तो सभी आता होगा, तो मुझे भी फ़ोन आने लग जाते हैं कि सर ये HMPV क्या है, इसका हम क्या करें। अरे गुरुजी को सब थोड़ी आता है, ये एक एक वायरस के नाम थोड़ी याद किए थे। सुना था कभी कि हाँ RSV होता है, HMPV होता है। तो फिर गुरुजी ने भी जाके रिसर्च करी, गुफा में जाके सारा लिटरेचर पढ़ा, ढूंढ ढूंढ के, CDC से और यहाँ से और वहाँ से और अप टू डेट से, और जो जो मिला उससे जो निकला वो ज्ञान बांटने के लिए अभी अपन यहाँ इकट्ठे हुए। तो HMPV क्या है और आपको आपकी प्रैक्टिस में उससे क्या करना है, वो हम एक 5-10 मिनट की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कि अगर आप एक छोटे शहर में अपनी प्रैक्टिस लेके बैठे हुए हो या कहीं गांव में भी प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपके लिए कितना काम का है, आपको इससे कितना डरने की ज़रूरत है और आपको इसका इलाज कैसे करना है। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि हमारा गांव का डॉक्टर पूछता है कि सर क्या मुझे भी इसके पेशेंट देखना पड़ेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, देखना पड़ेंगे। तुम ऑलरेडी देख रहे हो, तुमने आज भी देखा है, तुमने कल भी देखा है, और जब से प्रैक्टिस शुरू की है, तो अगर तुम 30 मरीज देखते हो ना OPD में, तो एक आध तो इसका आता ही होगा। क्योंकि ये वायरस कोई आज का नहीं है, 50-60 साल से दुनिया में है। पहचान में ये थोड़ा पहले आया है, अभी कुछ ही दिनों पहले आया है, लेकिन ये हमेशा से है और ये हमेशा से सर्दी कराता है। सर्दी खांसी कराने वाले 2-4 ही वायरस हैं, एक RSV था, एक ये था। तो 5 साल से छोटे बच्चों की सर्दी में ये सेकंड मोस्ट कॉमन वायरस है जो होता ही होता है। तो मतलब सर कोई चिंता की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, चलने दें इसको। नहीं, ऐसा भी नहीं है। यूं समझो कि हर वायरस, हर बीमारी के कुछ एट रिस्क पॉपुलेशन होते हैं, जिन्हें उसका खतरा ज्यादा होता है, जिन्हें उसका रिस्क ज्यादा होता है, और वो हर बीमारी में है। आप जैसे ही कहते हो कि छोटे बच्चे, आप जैसे ही कहते हो नियोनेट्स, आप जैसे ही कहते हो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स, कोमॉर्बिड पेशेंट्स, उन्हें हर बीमारी का ज्यादा खतरा है। इस पॉपुलेशन को कुछ भी हो जाए, इन्हें मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, कोई और वायरस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा एट रिस्क रहते हैं। तो इस वायरस में भी, HMPV में भी, इन सबको रिस्क है। अक्सर बच्चों में ज़्यादा कॉमनली होता है ये, ऐसा नहीं कि एडल्ट में नहीं होता, सब में होता है, सबको सर्दियां होती हैं और उनमें कई बार इसके कारण हो जाती है। तो 5 साल से छोटे बच्चों में कई मरीज हैं जिनको ये होके चुका है। यदि तुम्हारे आसपास नाक बहते हुए 100 बच्चे घूम रहे हैं और तुम उनका सबका RT-PCR करने निकल पड़ो, तो तुम्हें कई बच्चे मिल जाएंगे जिन्हें HMPV हो रखा है। पर हाँ, उन बच्चों से एक दूसरे को या उन बच्चों से एडल्ट्स को ऐसा कोई जान का खतरा नहीं है, पर इन लोगों को, इस पॉपुलेशन को, हर तरह की बीमारी से जान का खतरा है ही। ये लोग वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं। तो सर ये बीमारी प्रेजेंट कैसे करती है? क्या इसके कुछ अनोखे टाइप के सिम्टम होते हैं, जैसे कोविड में होता था कि स्मेल नहीं आती थी और टेस्ट नहीं आता था? नहीं यार, इसके सिम्टम ऐसे कुछ भी नहीं है। इसके सिम्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इसमें पेशेंट को सर्दी होती है, पेशेंट को खांसी हो सकती है, पेशेंट को बुखार आ सकता है। किसी किसी मरीज को जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, या कभी कभी वीजिंग हो सकती है यदि लोअर एयरवेज इन्वॉल्व हो गए हैं तो। अदरवाइज इसको किसी और तरह की सर्दी खांसी से डिफरेंशिएट करने का कोई खास तरीका है नहीं। इसके सिम्टम वैसे ही है जैसे RSV के होंगे या जैसे किसी और सर्दी खांसी वाले वायरस के होंगे। ठीक है साहब, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? वही RT-PCR। जो अब तो आपको हर एक को आता है कि RT-PCR, पर RT-PCR करवाना है कि नहीं करवाना है, ये बड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि आप जान के भी क्या कर लोगे, है ना सर्दी खांसी का वायरस। अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एट रिस्क पॉपुलेशन है, तो आपको वैसे ही मैनेज करना है। अगर ठीक ठाक पेशेंट है, यंग फिट आदमी है, तो उसको चाहे इससे हुआ हो चाहे RSV से हुआ हो, जीवन में क्या फर्क पड़ना है। अभी मैं नहीं कह सकता कि इसका बहुत रोल क्या है। हाँ ठीक है, आप अस्पताल में हो, आपके पास एक पेशेंट है जो सिक है, उसको ये वायरस हो रखा है, तो शायद आप जांच कराना चाहो कि आप इसे आइसोलेट करें कि ना करें। थ्योरेटिकल रीजंस हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ जांच इसकी RT-PCR है, अच्छा सेंसिटिव जांच है, जिससे आपको मिल जाएगा। और कब तक इन्फेक्शन रहेगा?
तो हर इन्फेक्शन का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब पहले मरीज से आपको लगा, आप किसी से मिलने गए, वो छींक रहा था, उसने आपके ऊपर छींक दिया, आप उससे वायरस लेके आ गए। इसका इंक्यूबेशन पीरियड करीब करीब 2 से 5 दिन का है। यानी अगर आपको आज सिम्टम आए हैं तो वो कल नहीं लगे होंगे, सुबह नहीं लगे होंगे। ऐसा नहीं कि यार आज मैं सुबह ही उससे मिला था, वो छींक रहा था, उससे मुझे भी हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो सर्दी लगी है वो कम से कम 4-5 दिन पहले किसी और से आपको मिली होगी। फिर उसके बाद आपको जब लगी है, अब आज से लेके अगले 5 दिन तक वो सर्दी आप दूसरे लोगों को बांटोगे। करीब करीब 5 से 7 दिन तक भी ये चीज चल सकती है, और उस 5 से 7 दिन में आप होके ठीक हो जाओगे। जितनों को बांटनी होगी उतनों को बांट दोगे और वायरस आगे बढ़ जाएगा। वायरस का पर्पज ये है, उसको आपकी जान नहीं लेनी है, उसको आपके भीतर आना है और स्प्रेड करना है। उसका उद्देश्य प्रजनन है। तो इन्फेक्शन भी करीब 5 से 7 दिन तक रहता है। जो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या बहुत छोटे बच्चों में कभी कभी देखा है कि काफी समय तक भी वो वायरस शेड करते रहते हैं, बट अदरवाइज एक व्यक्ति 5-7 दिन में इन्फेक्टिव से नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। ठीक है। कितने दिनों में ठीक होता है? सर्दी कितने दिन में ठीक होती है? 5-7 दिन में ठीक हो जाती है। ये भी 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा कहते हैं, कुछ लिटरेचर में मिला है कि बुखार इसका करीब 10-12 दिन तक भी चल सकता है। वायरल फीवर है, अगेन इट विल नॉट गेट ट्रीटेड बाय एनी एंटीबायोटिक और एनीथिंग, अपने आप ही ठीक होगा। आपको सिर्फ सपोर्ट करना है उसका। तो ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट इसका जैसा बाकी वायरसेस का होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, एज ऑफ नाउ नहीं है। ट्रायल चल रहे हैं, टेस्टिंग चल रहे हैं, आएगी तब देखेंगे। पर एज ऑफ नाउ इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि सब यही देने से ठीक हो जाएगा। कहीं कहीं पे कहा गया है कि अगर बहुत सिक पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप वो IVIG और रिबावरिन दे सकते हो। राइट नाउ नहीं है कुछ भी। एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वायरस चेंज होता जाता है। एक चीज होती है ना जिसको एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते थे, तो अभी वो ड्रिफ्ट वाली स्थिति तो नहीं है, पर फिर भी ये वायरस बार बार इन्फेक्शन कर सकता है। मतलब अगली बार जब ये आपको मिलता है तो थोड़ा सा बदल गया होता है और दोबारा इन्फेक्ट कर सकता है आपको। तो GP भैया कहता है कि भैया ये सब छोड़ो, आप तो बताओ सब पर्चे में क्या लिखना है। पर्चे में वही लिखना है जो हर एक को लिखते हो। एक तो रेस्ट करना है और हाइड्रेट करना है। हर वायरल इलनेस में रेस्ट और हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या करना है? और PCM, डिकंजेस्टेंट, एंटीहिस्टामिनिक, वही जो तुम्हारी सर्दी की दवाइयां तुम लिखते हो, बुखार की दवाइयां तुम लिखते हो, आइबुप्रोफिन दे सकते हो। तुम्हारे जितने ये सिनारेस्ट वाले जो कॉम्बिनेशन आते हैं, सिनारेस्ट सॉल्वेन कोल्ड टाइप के, ये सब दे सकते हो। और एंटीबायोटिक दे दूं सर, मेरे पास बहुत अच्छी मीरोपेनिम रखी हुई, इंजेक्टेबल लगा दूं उससे ठीक हो जाएगा? कोई वायरस किसी एंटीबायोटिक से नहीं मरता। एंटीवायरल से नहीं मर रहा तो उससे क्या मरेगा? एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। स्टेरॉइड लगा दो सर, डेक्सोना, हम हर हर बुखार में लगा देते हैं। नहीं भैया, यहाँ स्टेरॉइड का भी कोई रोल नहीं है। यदि वीज कर रहा है, बच्चा है, वीज कर रहा है, लोअर एयरवेज में इन्फ्लेमेशन लग रहा है आपको, तो इनहेलेशनल स्टेरॉइड कभी कभी कहीं कहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन ओरल स्टेरॉइड्स का या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। बल्कि उल्टा, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और वो हैवी डोज स्टेरॉइड पे चल रहा है, तो उसके कारण उसकी बीमारी बिगड़ सकती है, वहाँ स्टेरॉइड के डोज कम करने पड़ जाते हैं। तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। एज ऑफ नाउ केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, रेस्ट करने को बोलना है और हाइड्रेशन करने को बोलना है। मरीज को बोलना है कि वो एट रिस्क इंडिविजुअल से, यानी यदि घर में बहुत बुजुर्ग माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कोई नियोनेट्स हैं, इन्फेंट्स हैं, उनसे दूर रखा जाए। मरीज को एक सिंपल मास्क पहना के रखा जाए। जितनी भी हमारी ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस होती हैं, जो हम पहले भी रखते थे कोविड के टाइम पे, कि जो एक 4-5 फीट की दूरी है, कि जो मरीज है उससे थोड़ा सा दूर से रह के बात की जाए, और हाथ धोते रहा जाए। यदि छींका जा रहा है तो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में छींकने की भी प्रक्रिया ऐसी है कि इंसान छींकता है तो पूरे 10 बाय 10 के कमरे को एक साथ इन्फेक्ट कर पाता है। अभी मेरा भाई कनाडा से आया था, मैंने देखा ये पढ़े लिखे लोग बहुत अलग तरह से छींकते हैं। वो ऐसे एल्बो के भीतर जाके बहुत सभ्यता से छींकते हैं। तो वो कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस या हैंड वॉशिंग जैसी चीज़ें की जा सकती हैं। और आप जब खुद OPD में बैठे हो तो भैया कुछ दिन थोड़ा सा मास्क पहन लो, क्योंकि 5 दिन अपन अगर सर्दी खांसी में भी पड़ गए तो जबरदस्ती प्रैक्टिस का लॉस होगा। ठीक है। और क्या करना है?
हैंड वॉश करनी है, रेगुलर करनी है, स्टर्लियम पास में रखना है, यदि किसी मरीज को टच किया है तो थोड़ा से हाथ क्लीन कर लो, क्योंकि फोमाइट से होगा, बड़े ड्रॉपलेट से होगा। ये एरोसोलाइज्ड इन्फेक्शन है, मतलब हवा के थ्रू ट्रैवल करता है लेकिन बड़ी ड्रॉपलेट्स से करता है। तो ऐसा नहीं कि हवा में आएगा, यदि छींका है किसी ने तो जो बड़ी ड्रॉपलेट है उससे आएगा। तो आपके सिंपल मास्क से, ऐसा नहीं कि N95 पहनना है, आपके सिंपल मास्क से भी वो ड्रॉपलेट रुक जाएगी। ठीक है साहब। हॉस्पिटलाइज किसको करना है? अगेन, यदि आपको इंसान सिक लग रहा है, बच्चा सिक लग रहा है, बच्चा टेकिपनिक है, उसका रेस्पिरेटरी रेट 40-50-60 से ज़्यादा जा रहा है, या फीवर 3 दिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बच्चे का, या बच्चे का खाना पीना बंद हो गया है, हाइड्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, या ऑलरेडी कोई और रिस्क फैक्टर है, प्री मैच्योर नियोनेट है, या सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको हॉस्पिटलाइजेशन सोचना है। ऐसा लगता नहीं कि किसी यंग एडल्ट को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ेगी, पर हाँ, जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस की पॉपुलेशन है, उनमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेशल पॉपुलेशन में क्या ट्रीटमेंट रहेंगे? प्रीमेच्योर इन्फेंट्स टाइम से भर्ती करो, सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा, हॉस्पिटल वाले देखेंगे, अपना प्रॉब्लम नहीं है। एस्थमेटिक्स के अटैक्स बढ़ सकते हैं इससे, यदि वो स्टेरॉइड पे नहीं है तो शायद देना पड़ सकता है आपको। अगेन, जो ट्रीटमेंट एस्मा के हैं वही करने पड़ेंगे और सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट वाले हैं, या स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, उनके स्टेरॉइड कई बार कम करने पड़ सकते हैं। कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि रिबावरिन या IVIG कंसिडर किया जा सकता है, पर एज ऑफ नाउ किसी गाइडलाइन में नहीं है। हाँ, यदि सिक पेशेंट है तो उसे आइसोलेट करके रखना है, उससे दूसरों को ना हो और दूसरों से उसको ना हो। इवन ऐसा कहते हैं कि यदि किसी स्टाफ को हुआ है तो आपको उसे करीब करीब 5 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी इस चीज के लिए। तो हमने 5-7 मिनट में जल्दी जल्दी सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 ABC हैं HMPV के। एक तो ये कि एज मैटर करती है, एकदम छोटे बच्चे या एकदम बुजुर्ग लोगों में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। वैसे हो किसी भी एज को सकता है, पर ये लोग एट रिस्क पॉपुलेशन है। बी से इसके बेसिक सिम्टम्स क्या हैं? वही सर्दी, खांसी और बुखार है, ज्यादातर लोगों में यही सिम्टम होते हैं। कभी कभी अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक उतर जाए वायरस तो वीजिंग हो सकती है, होने को इससे ब्रोंकियोलाइटिस, न्यूमोनिया सब कुछ हो सकता है, पर वो एट रिस्क पॉपुलेशन को है। फिर आपको क्या वॉच करना है? आपको प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए वॉच करना है कि टेकिपनिक तो नहीं हो रहा है, और अंदर कुछ क्रेप्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, या कि फीवर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इस तरह की कोई स्थितियां हो तो आपको आगे कंसिडर करना है। ये तीनों चारों इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। एस्थमेटिक्स लोगों का एस्थमा वर्सन हो सकता है या न्यूमोनाइटिस हो सकता है। यदि होगा तो सपोर्टिवली ट्रीट करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन देंगे। इन सारे वायरसों में अल्टीमेटली हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को लड़के मार देता है। कोविड में भी यही होता था। कोविड के भी जितने भी हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, मोस्ट ऑफ देम वर सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स। तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी चीज़ है, वो अच्छे से अच्छे वायरस से, अच्छे से अच्छे बैक्टीरिया से लड़ लेती है। इसी कारण ये मानव प्रजाति यहाँ तक आई है और आगे भी पहुँच जाएगी। तो हर चीज़ का बहुत हवा ना बनाया जाए, बहुत डरा ना जाए, बहुत डराया ना जाए। सिंपली एज अ डिजीज़ इसको ट्रीट किया जाए, हैंडल किया जाए। वही, कम से कम हम डॉक्टरों के लिए तो वही अच्छा है। आपको इसके बारे में क्या जानना है और कुछ सीखना है, या किसी और टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल क्लिनिकल गुरुजी है और मेरा नाम डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी है।